क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यूनिट 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट जो है वो अवेलेबल है। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड एंड लास्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, जी.एन. रामचंद्रन जी के बारे में। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर की फील्ड में इन्होंने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है और ये फाउंडर थे मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। इन्होंने डिस्कवर किया ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि नेचर मैगजीन में पब्लिश हुआ 1954 में। और इस एनालिसिस से जो है हम कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स कर पाए विद द यूज़ ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को कोची के पास एक स्मॉल टाउन में हुआ था, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पास पड़ता है। इनके पिताजी जो है वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे लोकल कॉलेज में, तो इस वजह से इनका जो है वो रामचंद्रन का जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में। स्कूल ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद रामचंद्रन ने ग्रेजुएट किया 1942 में टॉप रैंकिंग से। ये टॉप रैंकिंग स्टूडेंट थे, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। इसके बाद इन्होंने पीएचडी डिग्री रिसीव की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में। जब ये कैम्ब्रिज में थे उसी समय रामचंद्रन जो है वो लाइनस पॉलिंग से मिले और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उनके पब्लिकेशन से, जो कि थे अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर्स के बारे में। और इसी से इनका ध्यान जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पर गया और इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की डिस्कवरी की। एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 ऑन 7 अप्रैल 2001। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि नेचर मैगजीन में पब्लिश हुआ 1954 में। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेल, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ओवरव्यू पढ़ेंगे सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें तो ये चैप्टर पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट घट गई है इसकी। फिर भी इस अगर यूनिट की बात करें तो करीब 10 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर की बात करें पर्टिकुलर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से तो 2 to 3 क्वेश्चंस अभी भी इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरह की थिंग्स दिखाई देती हैं। तो हमें आश्चर्य होता है और हम कभी कभार क्वेश्चन करते हैं खुद से कि ऐसा क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। वो क्या चीज़ है जो इन एनिमेट थिंग्स में यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती और लिविंग थिंग्स में होती है। तो इसका एक बेसिक सा आंसर होता है कि वहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होता है, दैट इज़ सेल। सेल प्रेजेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जबकि दूसरे बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो सवाल ये राइज होता है व्हाट इज़ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर जो सेल स्ट्रक्चर से कम है, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम है, तो उसमें जो है वो इंडिपेंडेंट लिविंग देखने को नहीं मिलती। इस तरीके से सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एंटोन वन लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा और लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इसके बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। तो इससे जो है वो सभी जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं सेल की वो रिवील हो गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। 1838 में मैथियस स्लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट्स जो है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बने हैं, जो कि टिश्यू फॉर्म करती हैं प्लांट में। और लगभग उसी टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट थे
थियोडोर स्वान 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया और ये रिपोर्ट किया, ये पाया कि एनिमल सेल्स में एक थिन आउटर लेयर है जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जनरली याद रखते हैं स्लाइडन एंड स्वान को सेल थ्योरी के लिए, जबकि स्वान ने एक स्पेशल चीज़ खोजी। इन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल्स में एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही जाती है। क्योंकि ये सेंटेंस जैसे ही पूछा जाता है हमारे माइंड में सिंगर निकोलसन के बारे में आ जाता है, जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की खोज करी थी, पर ऐसा नहीं है। इसका आंसर यहाँ है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़, इन्होंने जो है अपनी स्टडीज़ के आधार पर यह भी बताया कि प्लांट टिश्यू में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल्स का। तो इस बेसिस पर स्वान ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस कि सभी बॉडीज़ जो एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की हैं, सेल्स की बनी होती हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स की बनी होती हैं। तो स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, और ये सेल थ्योरी जो है वो ये नहीं बता पाई कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले सेल थ्योरी में जो इन्होंने पॉइंट दिया था स्लाइडन एंड स्वान ने, वो दिया था डी नोवो फॉर्मेशन। डी नोवो फॉर्मेशन का मतलब नई सेल्स जो है वो बन जाती हैं। नई सेल्स कैसे बनती हैं इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में जो है वो पहली बार एक्सप्लेन किया कि नई सेल्स, उन्होंने ये बताया कि सेल डिवाइड करती हैं और नई सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस आया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, और इसका कन्वर्जन जब इंग्लिश में करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स का फॉर्मेशन है उन सेल्स से होता है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फिर यहाँ पे सवाल उठ जाता है पहले वाली सेल कहाँ से आई। तो उसके लिए एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, कि नई सेल्स जो है वो केमिकल एवोल्यूशन में, हम लोग एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में केमिकल एवोल्यूशन हुआ, वहाँ से नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से जो स्लाइडन एंड स्वान की जो हाइपोथेसिस थी वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई और सेल थ्योरी को फाइनल शेप मिल गया। तो जिस सेल थ्योरी को आज हम समझते हैं उसमें 2 पॉइंट्स हैं, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। अब हम लोग एक सेल के ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो काफ़ी बार हम लोगों ने लो पावर माइक्रोस्कोप से या स्कूल में जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिफरेंट टाइप की सेल्स को ऑब्जर्व किया होता है, चाहे वो ओनियन पील की सेल हो, ह्यूमन चीक सेल्स हो, माइक्रोस्कोप में हमने देखा होता है। तो चलिए हम उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑनियन सेल जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, इसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल देखने को मिलती है, एक इसकी आउटर बाउंड्री बनाती है, और इसके तुरंत बाद यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ह्यूमन चीक की सेल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है। सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ डीएनए। सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उनको यूकारियोटिक सेल्स कहा जाता है, जबकि दूसरी सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता उनको प्रोकारियोटिक कहते हैं। दोनों ही प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल में। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं, ये मेन एरिया होता है दोनों में ही, प्लांट और एनिमल सेल्स में। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जो सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके पहले चैप्टर में, इसका इंट्रोडक्शन आया था। बिसाइड्स द न्यूक्लियस के अलावा यूकारियोटिक सेल्स में दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। प्रोकारियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ये सभी सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकारियोटिक हों चाहे वो प्रोकारियोटिक हों। सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, जबकि 2 सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आगे हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। तो सेल्स जो है वो साइज में अलग अलग होती हैं, शेप में अलग अलग होती हैं, एक्टिविटीज़ में अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये सबसे छोटी सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है,
जबकि बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर्स तक का हो सकता है। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वह एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ह्यूमन आरबीसी का जो साइज़ है वो 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। नर्व सेल्स जो है वो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, इनकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है लगभग। इसके अलावा सेल्स जो है वो शेप में भी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगनल हो सकती हैं, कॉलमनर, क्यूबाइड, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी देखने को मिलती हैं। जो शेप ऑफ सेल है ये वेरी करता है इस आधार पर कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में। प्रोकार्योटिक सेल्स जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन अलगी से, माइकोप्लाज्मा से, पीपीएलओ से, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली छोटे होते हैं और बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यूकार्योटिक सेल्स के कंपैरिजन में। और जो है शेप और साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। ये आपने मोनेरा में भी पढ़ा हुआ है कि बैसिलस रॉड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल। जो प्रोकार्योटिक सेल है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंडामेंटली सिमिलर होता है। इवन कि प्रोकार्योटिक में जो है बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन देखने को मिलते हैं। सभी प्रोकार्योट्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। फ्लूइड मैट्रिक्स जो सेल में फिल्ड होता है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेकेड होता है, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड नहीं होता। जीनोमिक डीएनए के अलावा यहाँ पर जीनोमिक डीएनए को सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए कंसीडर करते हैं। इसके अलावा बहुत और भी जो है वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर या जीनोमिक डीएनए के अलावा। ये जो स्मॉलर डीएनए इसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए में बहुत सारी यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होना। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। मतलब अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तब हमें समझ में आएगी इस प्लाज्मिड का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम इस डीएनए को चेंज कर सकते हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ यूकारियोट्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकारियोट्स आर फाउंड इन प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोट में यूकारियोट के जैसे कोई ऑर्गेनल नहीं पाया जाता एक्सेप्ट राइबोसोम्स, केवल राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकारियोट में कोई एक चीज़ बड़ी ही यूनिक होती है इंक्लूजन्स की फॉर्म में। एक स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की जिसको मीजोसोम कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकारियोट्स का और ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स में सेल इन्वेलप और इसके मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स इनमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप पाया जाता है। ये जो सेल इन्वेलप है ये टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद सेल वॉल, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर जो इन्वेलप में पाई जाती है एक डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करती है और ये एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में क्या क्या डिफरेंस है, इस तरीके से इनको क्लासीफाई करते हैं कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है जिसको ग्राम ने डेवलप किया था उसके प्रति बैक्टीरिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन टेकअप कर लेते हैं और अल्कोहल से धोने के बाद भी इनमें स्टेनिंग मेंटेन रहती है तो बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव। और दूसरे बैक्टीरिया जिनमें स्टेनिंग जो है वो स्टेनिंग हो तो जाती है लेकिन अल्कोहल से वॉश करने के बाद स्टेनिंग ख़त्म हो जाती है तो उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो डिफ़र करता है कंपोजिशन में, थिकनेस में अलग अलग बैक्टीरिया में। ये लूज सीथ की फॉर्म में हो सकता है जैसे कि स्लाइमी लेयर पाई जाती है कुछ बैक्टीरिया में, और फिर ये थिक और टफ भी हो सकता है कैप्सूल की फॉर्म में। सेल वॉल जो है ये शेप ऑफ सेल डिटरमाइन करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट ना हो पाए या कोलैप्स ना होने पाए।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है नेचर में और ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। ये मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है यूकारियोट्स के। इसके अलावा स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे कि मेसोसोम, जो कि एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल के अंदर की तरफ एक्सटेंशन हो जाता है। ये एक्सटेंशन जो है वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, टिब्यूल्स और लैमेली की फॉर्म में हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल बनाने के काम में आते हैं। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और डीएनए को जो है वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ाते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसमें दूसरे मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, इनको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, जिनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स का जो फंक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के सिमिलर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मीसोसोम है उसका जो फंक्शन है वो थोड़ा थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है। बैक्टीरियल सेल्स जो है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती हैं। अगर मोटाइल होती हैं तो यहाँ पे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस पाए जाते हैं सेल वॉल के, मतलब सेल वॉल में से थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस पाए जाते हैं जिनको फ्लैजेला बोलते हैं। बैक्टीरिया में जो है वो शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, बहुत सारे नंबर में और अरेंजमेंट जो है डिफरेंट अरेंजमेंट पाया जाता है फ्लैजेला का। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से आउटसाइड तक। फ्लैजेला के अलावा पिलाई और फिम्बरी भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते। पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन। एंड फिम्बरी स्मॉल ब्रिसल लाइक ब्रश लाइक फाइबर्स हैं जो कि सेल से स्प्राउट करते हैं, जर्मिनेट मतलब निकले हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में इनका काम होता है, तो ये बैक्टीरिया को रॉक से अटैच होने में हेल्प करते हैं या फिर हॉस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये लगभग 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर होते हैं साइज़ में और 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 50S एंड 30S, जो कि एक साथ 70S टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मिलके बनाते हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं। सेवरल राइबोसोम जो है वो एक mRNA के साथ अटैच हो सकते हैं एक चेन की फॉर्म में, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। राइबोसोम्स जो है वो पॉलीसोम के जो राइबोसोम्स हैं वो mRNA को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है ये स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती हैं और ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफेसिन ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूकारियोटिक सेल्स के बारे में। यूकारियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। यूकारियोट्स के अंतर्गत आता है सभी प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, इन सभी में यूकारियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। यूकारियोटिक सेल्स में जो है वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म का, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यूकारियोटिक सेल्स में जो है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। इसके अलावा यूकारियोटिक सेल में जो है वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। सभी यूकारियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होती हैं। प्लांट और एनिमल सेल की हम बात करें तो ये डिफरेंट होती हैं। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड पाया जाता है, इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि लगभग सभी प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग डायग्राम देखते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। सबसे पहले प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में देखो क्या क्या पाया जाता है। सबसे बाहर से स्टार्ट करें तो सेल वॉल देखने को मिलती है। सेल वॉल के बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं जो
दूसरी सेल के साथ कनेक्शन बनाते हैं। फिर यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवेलप है, कुछ गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, पैरोक्सीसोम है। मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बीच में, इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से दूर की तरफ होता है, न्यूक्लियस के पास में जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, इसके अलावा लाइसोसोम्स होते हैं। फिर हम लोग एक टिपिकल एनिमल सेल को स्टडी करते हैं। एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेंट्रियोल स्पेसिफिक है एनिमल सेल में, पैरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से दूर है, इसके अलावा गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ते हैं और इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का तभी डिस्कवर हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई 1950s में। मीनवाइल केमिकल स्टडीज़ इससे पहले जो केमिकल स्टडीज़ करी गई सेल मेम्ब्रेन पर, स्पेशली ह्यूमन आरबीसीज़ पर, और साइंटिस्ट ने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो डिड्यूस कर लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इन स्टडीज़ ने ये शो किया कि सेल मेम्ब्रेन मेनली जो है वो लिपिड और प्रोटीन के मिलके बनी होती हैं। लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ये बाई लेयर में अरेंज्ड होते हैं। इसके अलावा ये भी बात हुई कि लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ होती है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि नॉन पोलर टेल जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है एक्वस इन्वायरमेंट से। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इससे क्लियरली रिवील हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। हालांकि जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का ये डिफरेंट सेल टाइप्स में वेरी करता है। ह्यूमन बींग्स में इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। डिपेंडिंग ऑन द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन कि उनको कितनी आसानी से निकाला जा सकता है, इसके आधार पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होती हैं जो सरफेस पर पाई जाती हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन वो हैं जो पार्सली या टोटली बरीड होती मेम्ब्रेन में, या तो पार्सली या पूरी तरीके से जो है मेम्ब्रेन में बरीड होती हैं, तो इनको निकालना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि पूरी तरीके से बरीड है, इंटीग्रेटेड है मेम्ब्रेन में। इसके अलावा ये बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, बीच बीच में ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा ये पेरिफेरल प्रोटीन देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर यहाँ पे नेम दिया हुआ है। इसके अलावा शुगर है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रपोज किया गया सिंगल एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में, वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में। इसके अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, इसकी वजह से प्रोटीन्स का जो है वो लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है ओवरऑल बाई लेयर में, और इसी एबिलिटी की वजह से मेम्ब्रेन की जो एबिलिटी है कि प्रोटीन जो है वो इसमें मूव कर सकते हैं, इसको फ्लूइडिटी के रूप में मेज़र किया जाता है। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का ये और भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है ये दूसरे फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शंस का फॉर्मेशन, सिक्रीशन करना, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन होना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए जो इसमें इधर साइड में प्रेजेंट है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के, और इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन।
along concentration gradient from higher concentration to lower concentration। पानी भी जो है वो अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। वाटर का जो मूवमेंट है डिफ्यूजन से होता है, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। चूँकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर सकते, तो इनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं इस ट्रांसपोर्ट को, और इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट है इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे नहीं गिवन है, चैप्टर 11 में हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। इसके अलावा कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी यूटिलाइज होती है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। जैसे कि हम रिकॉल कर सकते हैं, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जिसको सेल वॉल कहते हैं, ये आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फंगाई और प्लांट्स में। सेल वॉल केवल शेप ही प्रोवाइड नहीं करती, इसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है, और बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। अलगी में सेल वॉल होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स की बनी हुई, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। जो यंग प्लांट सेल है, इसकी जो सेल वॉल है या जो प्राइमरी वॉल कहलाती है, इसमें ग्रोथ पॉसिबल होती है, जो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है। जो ग्रोथ की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, सेकेंडरी वॉल जो है वो बन जाती है टूवर्ड्स मेम्ब्रेन इनर साइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इनर साइड में जो है वो सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है। मिडिल लेमेला एक लेयर होती है जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। इसका काम होता है ये नेबरिंग सेल्स को ग्लू करने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है आपस में, सेल वॉल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला ये बीच बीच में जो है ट्रांसफर्ड होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं ये सभी एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक साथ कंसीडर किया जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। चूँकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सिसोम के जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट नहीं है, और इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है वो पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज से जो है यूकारियोटिक सेल्स में एक नेटवर्क की प्रेजेंस रिवील हुई। एक रेटिकुलम जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चूँकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। वन इज़ ल्यूमिनल जो ER के अंदर होता है, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। ER पर कभी कभी राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी जो सरफेस है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहाँ पर जो है वो एब्सेंस होती है राइबोसोम्स की, वो स्मूथ अपीयर होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। RER वहाँ पाया जाता है जहाँ सेल्स जो है वो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर एक्सटेंसिव और कंटिन्यूस RER जो है वो कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ। SER की हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो है वो इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये मेनली लिपिड बनाने के काम में आता है। और वो एनिमल सेल्स जहाँ पर लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स बन रहे होते हैं, ये SER में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में पहली बार डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस के पास में ही पाए जाते थे। इनको अपने नाम के आधार पर ही नाम दे दिया गोल्गी बॉडीज़। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स एंड सिस्टर्ने। ये डिस्क शेप सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टर्ने से मिलकर बने होते हैं। इनका डायमीटर है 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन। सिस्टर्ने का ये जो है वो डायमीटर दिया हुआ है।
ये पैरेलली स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे पे। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी पाए जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नी है ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस, और डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस या फिर फॉर्मिंग फेस होता है। इसके अलावा कॉनकेव ट्रांस फेस होता है जिसको मैचुरिंग फेस कहते हैं। सिस और ट्रांस फेस जो है ऑर्गेनल के ये पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्गी एपरेटस का जो मेन काम है वो क्या है? फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, जो भी डिलीवर होने हैं इंट्रासेलुलर टारगेट को या फिर आउटसाइड द सेल को। मटेरियल्स जिनको पैक होना है वो वेसिकल्स की फॉर्म में आते हैं ईआर से और फ्यूज़ कर जाते हैं सिस फेज ऑफ गोल्गी एपरेटस को, और ये मूव करते हैं मैचुरिंग फेज की तरफ यानी कि ट्रांस की तरफ। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों गोल्गी एपरेटस जो है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाया जाता है। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो जो राइबोसोम के द्वारा सिंथेसिस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वो मॉडिफाई किए जाते हैं सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस में, इससे पहले कि वो ट्रांसफेज से रिलीज़ हो। गोल्गी एपरेटस जो है वो इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस कराता है मेनली। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैकेजिंग के प्रोसेस से बनते हैं गोल्गी एपरेटस के द्वारा। आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स में जो है वो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लगभग सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनको हाइड्रोलेजेस कहते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। हाइड्रोलेजेस जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। ये एंजाइम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर ये सेल के अंदर बस्ट हो जाए तो पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर दूसरे मटेरियल जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट में वैक्यूल्स 90% से ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर सकते हैं सेल का। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट है ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस या फिर दूसरे मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। मतलब प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट है वो बहुत सारे आयंस और मटेरियल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कराता है वैक्यूल में। तो जो वैक्यूल का कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि भाई वैक्यूल का जो कंसंट्रेशन है और जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है क्या वो सेम होता है? नहीं, वैक्यूल का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं हम लोग। इन अमीबा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने से फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियाज जब तक इसको हम स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करेंगे ये इजीली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप में। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है वो वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कैसी। अगर सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, और सेल अगर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। शेप एंड साइज़ के अगर हम टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, तो तरह तरह की माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती हैं। टिपिकली ये सॉसेज शेप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है और इसका डायमीटर जो है वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर्स होता है। एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसकी ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है जिनको बोलते हैं क्रिस्टा, और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो जो इनर मेम्ब्रेन है ये डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से फिल्ड होती है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनल की। जो इनर मेम्ब्रेन है बहुत सारे इनफोल्डिंग्स बनाता है जिनको क्रिस्टा कहते हैं टुवर्ड द मैट्रिक्स।
क्रिस्टा जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। ये सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S टाइप वाले, और जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन के द्वारा डिवाइड भी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से सेल विद इन सेल होता है। ये बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इसको सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स लगभग सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा यूग्लिना में पाए जाते हैं, और इनको माइक्रोस्कोप में आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है क्योंकि ये बड़े होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें जो कि स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। डिपेंड करता है कि कौन से पिगमेंट प्लास्टिड में पाए जाते हैं, इसके आधार पर जो प्लास्टिड्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट ट्रैप करने का काम करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट पार्ट को एक अलग कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो, ऑरेंज या फिर रेड। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, साइजेस के, और इनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्टैक, कॉइन का जो स्टैक है उसके तरह दिखते हैं, तो इनको ग्रेनम बोला जाता है। 2 ग्रेनम को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसके अलावा स्ट्रोमा पाया जाता है इनमें। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, स्पेशली मेसोफिल सेल्स में। लीव्स में मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ये लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, रिबन लाइक भी हो सकते हैं, और वेरिएबल लेंथ देखने को मिलती है 5 to 10 माइक्रोन, विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर्स। इनका नंबर जो है वो वेरी करता है, 1 पाया जाता है क्लाइमेडोमोनास के केस में, और ग्रीन अलगा में 20 से 40 होते हैं एक मेसोफिल सेल में। मतलब क्लाइमेडोमोनास में 1 पाया जाता है पर सेल जो कि ग्रीन अलगा है, और मेसोफिल सेल्स में 20 to 40 पाए जाते हैं पर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और दोनों में ही जो है वो एक और सिमिलैरिटी, आउट ऑफ 2, मतलब 2 में जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं उसमें से इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। जो स्पेस लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अलावा, इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के द्वारा इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है थैलाकॉइड्स, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। थैलाकॉइड जो है वो स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह, इनको ग्रैना बोला जाता है, या फिर और इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। इसके अलावा इनमें फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल्स भी पाए जाते हैं जिनको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ये थैलाकॉइड्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं डिफरेंट ग्रेना की। जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वहाँ पर एक स्पेस होता है जिसको ल्यूमेन बोलते हैं, और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसमें छोटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। इसके अलावा राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के जो है स्मॉलर होते हैं, 70S टाइप के साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जो प्लास्टिड होते हैं ये भी एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल जैसे होते हैं। इनको भी सेल विद इन सेल वाला ऑर्गेनल बोला जा सकता है और बोला जाता है। ये भी फिजन से जो है वो डिवाइड करते हैं, सिमिलर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, और इनकी डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हुई। डेंस पार्टिकल के रूप में डिस्कवर किए गए थे जॉर्ज पैलाडे के द्वारा 1953 में,
और ये कंपोज्ड होते हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। यूकारियोटिक राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकारियोटिक राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। हर एक राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। ये जो 2 सब यूनिट हैं 80S राइबोसोम के होते हैं 60S एंड 40S, जबकि 70S राइबोसोम में होते हैं 50S एंड 30S। यहाँ जो यस होता है ये स्वेडबर्ग्स यूनिट है। एक्चुअली ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है और ये इनडायरेक्ट मेज़र होता है डेंसिटी और साइज का। तो दोनों ही टाइप के 70 एंड 80S राइबोसोम्स जो है वो 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं राइबोसोम का, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है और दोनों मिलके राइबोसोम बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। एक एलेबोरेट नेटवर्क पाया जाता है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिवली हम इनको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन जो है सेल में इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी, सेल शेप को मेंटेन रखना। तो ये डिफरेंट काम हो जाते हैं साइटोस्केलेटन के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। उससे पहले हम लोग सीलिया फ्लैजेला का एक सेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया गया है इसका सीलिया फ्लैजेला का, और फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट्स होते हैं और इंटर डबलेट ब्रिजेज होते हैं जो आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करने वाली सेंट्रल सीथ होती है और रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। सीलिया सिंगुलर सीलियम कहलाता है, फ्लैजेला सिंगुलर फ्लैजेलम। हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर है जो कि ओर्स के रूप में काम करता है। ओर्स का मतलब जो नाव खींचने वाला जो स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से या तो ये सेल का मूवमेंट कराते हैं या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराते हैं। फ्लैजेला जो है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन जो हैं स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं यूकारियोटिक फ्लैजेला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी जाती है जब सीलिया और फ्लैजेला की, तो ये शो करता है कि उन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है। उनकी जो कोर है एक्सोनिम कहलाती है, जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग। एक्सोनिम में यूजुअली 9 डबलेट्स होते हैं रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एक पेयर होता है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। और इस तरह का जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, इसको 9+2 एरे बोला जाता है या 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में ब्रिजेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और सेंट्रल सीथ से इनक्लोज्ड होते हैं, जो कि विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक, जो कि जो पेरिफेरल डबलेट हैं उनके एक ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक के द्वारा। तो इस तरीके से 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। पेरिफेरल डबलेट जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंकर्स के द्वारा। दोनों ही सीलिया और फ्लैजेला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं, जिनको बेसल बॉडीज़ कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है भाई सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होते हैं। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनल है, यूजुअली इसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। ये सराउंडेड होते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। दोनों ही सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में परपेंडिकुलर लाई करते हैं एक दूसरे के, और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि कार्ट व्हील का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा देख के आप समझ सकते हो, मतलब ये नहीं, ये वाला टाइप है, ये वाला डायग्राम ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल से मिलके बने होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं। हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपलेट होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो प्रॉक्सिमल रीजन है सेंट्रियोल का, यहाँ पर प्रोटीनेशियस होता है, इसको हब बोलते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट से, रेडियल स्पोक से, जो प्रोटीन के बने होते हैं। सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स बनाता है जो कि स्पिंडल एपरेटस को बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान एनिमल सेल्स में।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल पहली बार डिस्क्राइब किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। बाद में जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो बेसिक डाई से स्टेन करने के बाद उसको नाम दिया गया क्रोमैटिन। फ्लेमिंग ने नाम दिया था क्रोमैटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस जो ऐसा न्यूक्लियस है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, यहाँ पर हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं जिनको क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है और एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ हो सकती हैं यानी कि न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये रिवील होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है जिसमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनके बीच में एक स्पेस होता है 10 to 50 nm का जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि बैरियर बनाता है मटेरियल्स के बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जनरली और इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड होती है माइन्यूट पोर्स से, और ये जो पोर्स हैं ये दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूज़न की वजह से बनते हैं। न्यूक्लियर पोर जो है वो पैसेज होते हैं जिनसे आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। आरएनए जो न्यूक्लियस में बनता है और प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में बनता है, तो बोथ डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट हो सकता है आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पाया जाता है पर सेल, लेकिन वेरिएशन पाए जाते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई में। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात कर सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट हम बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसी भी मैच्योर सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे इरेथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स मतलब आरबीसीज, सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। तो इन सेल्स को लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि इनमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये लिविंग फंक्शंस करते हैं। डेवलपमेंट के दौरान इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन मैच्योर फॉर्म में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसके अलावा क्रोमैटिन पाया जाता है। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का, मतलब ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसी सेल्स जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है वहाँ पर खूब सारे न्यूक्लियोलाई देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए बनाएंगे तभी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, राइबोसोम बनेगा और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इंटरफेज न्यूक्लियस के बारे में। हम रिकॉल कर सकते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस को, जिसमें लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क मिलता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, जिनको क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में हमें सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के प्लेस पर क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और आरएनए देखने को मिलता है। सिंगल ह्यूमन सेल का जो डीएनए है वो लगभग 2 मीटर लॉन्ग होता है और ये जो डीएनए है ये 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए की पैकेजिंग के बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बताया गया। हर एक क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में विजिबल होता है। इसमें एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसके दोनों साइड पर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर वो प्लेस है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है क्रोमोसोम में। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम है इनको क्लासीफाई किया जा सकता है 4 टाइप्स में। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें मिडिल में सेंट्रोमियर पाया जाता है तो इक्वल आर्म्स बनाता है क्रोमोसोम की। सब मेटासेंट्रिक में जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसमें जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा मिडिल से अवे होता है, तो एक शॉर्ट आर्म होता है, एक लॉन्गर आर्म होता है। फिर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो है वो सेंट्रोमियर है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है
वो एक एंड के पास में होता है, तो इस तरीके से एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाता है, एक वेरी लॉन्ग आर्म हो जाता है। जबकि टीलोसेंट्रिक की बात करें तो इसमें जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पॉइंट पे देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, बीच में दोनों साइड काइनेटोकोर होता है। और अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। फर्स्ट वाला है, कौन सा है फर्स्ट वाला है मेटासेंट्रिक, सेकंड वाला है सब मेटासेंट्रिक, और यह है एक्रोसेंट्रिक, यह टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कभी कभी क्रोमोसोम्स में जो है वो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं कांस्टेंट लोकेशन पर। ये जो है वो अपीयरेंस देते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट को, जिसको बोला जाता है सैटेलाइट। मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको सैटेलाइट बोला जाता है। इसके अलावा कुछ माइक्रोबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स पाए जाते हैं सेल्स में, जिनको माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। इनमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये दोनों में ही देखने को मिलती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में।